तो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून. तो मित्रों, हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर बात कर रहे हैं जिसे हम मानसून की क्रियाविधि कहते हैं. और मानसून की क्रियाविधि को समझने के लिए जो समय के साथ सिद्धांतों का विकास हुआ, जिसमें हम लोग तापीय सिद्धांत की बात कर चुके हैं, थर्मल थियरी डिस्कस किया, फिर उसके बाद ITCZ यानी डायनामिक थियरी को डिस्कस किया, और अब बात आती है मॉडर्न थियरी, जो आज का हम लोगों का टॉपिक है, आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थियरी. तो तापीय, और इन दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं. इसमें अगर ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर ये क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर है, और ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं. तो 1950 तक सभी जलवायु वैज्ञानिकों और मौसम वैज्ञानिकों को जो एक आभास था, या यही सिर्फ ज्ञान था, कि जो पवने हैं या जो गतिशील वायु है वो सिर्फ क्षोभ मंडल के निचले भाग की प्रक्रिया है, और क्षोभ मंडल का ये जो ऊपरी भाग है वो स्थिर यानी स्टेगनेंट रहता है. क्लियर? लेकिन जब आपने सुना होगा जेट स्ट्रीम की खोज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई, तो जो यान यहां पर क्षोभ मंडल में चल रहे थे, उनकी पूरी कैलकुलेशन यही थी कि ऊपर की वायु स्थिर है. लेकिन जब वायु गतिशील थी तो यानों की चाल को उन्होंने डिस्टर्ब किया, तो जो बमवर्षक थे उनके निशाने भी चूक गए. जो क्यों चूक गए, वो फिजिक्स में पैराबोलिक पाथ का सिस्टम है, वो वहां डिस्कस होगा. तो क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हुई. अब हम लोग यहां बात करते हैं. तो अब भारतीय मानसून के लिए क्या धरातलीय दाबांतर ही उत्तरदायी हैं, या क्षोभ मंडल के यानी ऊपरी भाग में भी जो दाबांतर हैं वो भी भूमिका निभाते हैं? यानी अगर हम आज ये कहें, ये डायग्राम बना लें, ये स्थल हो गया, इधर सागर हो गया. अब इस पर आप वाटर भर दें, आपको जेट थियरी समझ में आ जाएगी. और इन्हें हम वस्तुतः मॉडर्न थियरी को जिस नाम से जानते हैं वो जेट सिद्धांत यानी जेट थियरी. बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये. इसमें जेट सिद्धांत पढ़ने के बजाय लोग जेट धाराओं की खोज पढ़ते रहते हैं, और बड़ा उसमें आकर्षक फैक्ट बताएंगे. वो सब आपसे कुछ नहीं आता ज्योग्राफी में. क्वेश्चन जब आते हैं तब फिर लोग कहते हैं ये क्या हमसे पूछा गया. ये हो गया. अब अगर हमने ये कहा कि गर्मियां हैं, समर है, ग्रीष्म ऋतु है, अगर ग्रीष्म ऋतु है तो ये लैंड गर्म होगी, हाई टेम्परेचर जब होते हैं तो नीचे की वायु ऊपर उठती है, तो लो प्रेशर. पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो ये सामान्य टेम्परेचर पर रहेगा. तो रिलेटिवली यहाँ प्रेशर कैसे होंगे, हाई हो जाएंगे. कब समझ में आएगा, यहाँ हाई टेम्परेचर की बदौलत एयर ऊपर जाएगी, गई ऊपर एयर. इसका एयर का एक भाग ऐसे चलता हुआ यहां सागर पर बैठेगा, जहां एयर नीचे बैठती है वहां हाई प्रेशर. यहां हाई प्रेशर हो गया, ये देखो, यहां लो प्रेशर हो गया. तो अब इनको जोड़ने के लिए ये पवन चल पड़ी, जिसे हमने समर मानसून कहा. SM लिख दें इसको, SM मीन्स समर मानसून विंड्स. ये हो गई. अब हम यहां कहें कि तो अब अगर मान लो सर्दियां आ गई, विंटर सीजन आ गया, तो अब लैंड कैसी हो गई,
ठंडी हो गई, और जब ठंडी हो रही है तो यहाँ लो टेम्परेचर होंगे, और लो टेम्परेचर से हाई प्रेशर यानी ऊपर की वायु अब नीचे आएगी, तो इधर उधर की वायु अब यहां आएगी। जरा समझना, अब जब यहां की वायु यहां गई तो यहां की वायु ऊपर उठेगी, अब यहां क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ रही है वायु तो लो प्रेशर, अब विंड ये चलेगी, इसे हम WM मीन्स विंटर मानसून यानी शीतकालीन मानसून। यानी ऋतु बदलने पर इन पवनों की दिशा, यहां आप कहेंगे ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, जस्ट इन्वर्जन हो गया। तो लोगों ने कहा कि अगर हम मानसून को एक चक्रीय प्रक्रिया मान लें, जब यहां लो प्रेशर है तो यहां क्या होगा, हाई प्रेशर। अगर यहां हाई प्रेशर है तो ऊपर यहां क्या होंगे, लो प्रेशर। क्लियर? यहां लो प्रेशर है तो ऊपर यहां क्या होंगे, हाई प्रेशर। यहां नीचे हाई प्रेशर है तो ऊपर यहां क्या होंगे, लो प्रेशर। अब विंड क्या होते हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि विंड्स होते हैं हमेशा हॉरिजेंटली मूव करते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये भी विंड हो गया, ये भी विंड हो गया। यहां से वायु का ऊपर आरोहण हुआ तो यहां वायु का अवरोहण हुआ, ये चक्र चला। अब सर्दियां आई तो यही चक्र उल्टा हो गया, जहां आरोहण हो रहा था अब वहां अवरोहण है, पवन पश्चिम से आ रही थी अब पवन पूरब से जा रही है, अब यहां अब ये अवरोहण हो गया, ये चला चक्र। ऋतु बदलने पर जो है वो मानसून एक चक्रीय प्रणाली है। तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि मानसून की जो प्रक्रिया है, जो मैकेनिज्म है, इट इज अ साइक्लिक फ्लो ऑफ एयर एट द अर्थ सरफेस एज वेल एज इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो आधुनिक सिद्धांत का जो मूल अवधारणा है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो इस डायग्राम में बना है। अब आप यहां लिखना शुरू कर दें, आधुनिक सिद्धांत में मूल अवधारणा। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न थ्योरी, किसके, आधुनिक सिद्धांत। किसका आधुनिक सिद्धांत, मानसून क्रियाविधि। हो गया। तो फंडामेंटल कंसेप्ट किससे रिलेटेड, मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी किससे रिलेटेड, किसकी है ये, मानसून की। लिख लिया। अब क्या बताना है कि जो डायग्राम में बना है वही लिखना है। मानसून एक चक्रीय वायु गतिकी है। मानसून एक चक्रीय वायु गतिकी है। Monsoon is dynamic flow, sorry, not dynamic, cyclic flow of air। ये है। तो अब क्षैतिज दाबांतर या दाब प्रवणता के कारण
जो वायु गतिशील होती है उसे हम पवन कहते हैं। लिख लें, वह वायु क्षैतिज दाब प्रवणता के कारण गतिशील है, वही पवन है। यह पवन है। तो पवन क्या है? क्या बताया हमने कि अगर यहां पर एक जगह पर हाई प्रेशर है तो दूसरी जगह पर लो प्रेशर है, तो इनके बीच दाबांतर होगा, हाई और लो के बीच बटे बीच की दूरी होगी, यही तो प्रेशर ग्रेडियंट है। ये पवन है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट वायुमंडल के ऊपरी भाग में भी हो जाए, यहां हाई प्रेशर तो यहां लो प्रेशर, तो ये भी पवन है। तो अगर नीचे हमने कहा कि ये जल है, ये सी है, तो ये लैंड है। क्लियर? तो इस पवन को हम क्या बोलेंगे? अगर हम इसे कलरफुल कर दें, ये पवन, ये भी विंड है, ये भी विंड है, तो ये तो क्षैतिज दाब प्रवणता हो गई, इसीलिए इन्हें हम पवन कहेंगे। तो इसको हम निचली पवन या धरातलीय पवन कहेंगे। ये धरातलीय पवन है, नंबर 1। नंबर 2, ये ऊपरी वायुमंडलीय पवन है। तो नंबर 1 क्या है? यहां धरातलीय पवन है। हम लोगों के जो सर से टकराती है वो धरातलीय पवन है, क्योंकि हम लोग 6 फुट से ज्यादा या थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकते, थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं। औसत ऊंचाई हम लोगों की 6 फुट है। अगर अब 2 किलोमीटर के ऊपर जो पवन होगी वो ऊपरी पवन होगी। कितनी ऊंचाई हो? सी लेवल से 2 किलोमीटर से अगर ज्यादा है तो इसे हम ऊपरी पवन कहेंगे। ये है। तो नंबर 2 बराबर ऊपरी क्षोभमंडलीय पवन। तो ये हो गई सरफेस विंड। सरफेस विंड क्या है? नंबर 1। और नंबर 2 क्या है? अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। क्लियर? और ऊपर यहां जो लिमिट होगी जहां तक ये गतिशील हो सकते हैं वो क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल की ये ऊपरी सीमा ट्रोपोपॉज कही जाती है। हो गया? नाउ इज इट क्लियर? तो यहां पर पवन क्या कर रही है? नीचे से ऊपर जा रही है, तभी तो यहां लो प्रेशर होगा। अब आपको क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर याद आया होगा क्या? कि जहां से वायु नीचे से ऊपर उठे वही निम्न वायु दाब क्षेत्र यानी लो प्रेशर होते हैं, और जहां वायु ऊपर से नीचे आए वो हाई प्रेशर पॉइंट होते हैं, उच्च वायु दाब क्षेत्र होते हैं। अब अगर आपने इन सबको लिया और इस तरीके से बना दिया, ये वायु धरातल पर ऐसी गई, फिर ऊपर उठी, फिर घूम के फिर ऐसी आई, यही तो चक्रीय फिनोमिना हो गया। ये है आधुनिक सिद्धांत। पवनें केवल यानी वायु केवल धरातल पर ही गतिशील नहीं होती, जो बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, जैसे मानसून है, चक्रवात हैं, ये इनमें पवन धरातल पर भी गतिशील होती है और धरातल से ऊपर क्षोभ मंडल के भागों में भी गतिशील होती है।
और क्या गतिशीलता है कि अगर नीचे पवन सागर से स्थल की ओर जा रही है या पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है तो ऊपरी पवन उल्टी होगी, कभी चक्र पूरा होगा। ऐसे पहिया होता, तो अगर पहिया इधर पश्चिम से पूरब है तो ऊपर पहिया पूरब से, ये है चक्रीय प्रक्रम। यही लिखाया हमने कि जो मानसून है ये एक साइक्लिक गतिकी है, चक्रीय गतिकी है। स्पष्ट हुआ? अगर मान लो ये हम समर मानसून दिखा रहे हैं तो अब यहाँ विंटर मानसून भी आप दिखा सकते हैं। यही सागर की तली, ये स्थल हो गया, यहां पानी भर लिया, सागर बन गया। अब यहां सिस्टम क्या होगा कि ऊपर से अब ये नीचे आए और यहां से पवन जो है वो नीचे की ऊपर जाए, तो अब यहां क्या हो जाएंगे, नीचे आएगी तो हाई प्रेशर, यहां हो जाएंगे लो प्रेशर, तो अब ये विंड डायरेक्शन होगी, देखो उल्टी, ये विंड है। लेकिन जो ऊपर नीचे गति कर रही है वो विंड नहीं है, वो वर्टिकल फ्लो है। पवन में कभी ऊर्ध्वाधर गति को शामिल नहीं करते, ये गांठ बांध लो। पवन मीन्स ऑलवेज हॉरिजेंटल, चाहे धरातल से रगड़ कर चल रही हो और चाहे धरातल से ऊपर चल रही हो। तो अगर यहां ऐसे तो यहां ऐसे, तब जाके चक्र पूरा होगा। अगर हम बदल दें, ऐसे कर दें तो ये चक्र हो जाएगा। यानी कि धरातल पर जो पवन की दिशा होगी वो मौसम बदलने पर बदल जाएगी, उलट जाएगी। यही तो मानसून है। क्लियर? अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। तो अब यहां क्या होगा, ये पवन यहां लो प्रेशर होगा तो ऐसी चल रही होगी, ये आ रहे होंगे। यहां लो प्रेशर है तो ऊपर हाई प्रेशर होगा, तो ये पवन इधर भाग रही होगी, ये पवन इधर भाग रही है। अब यहां जो चक्रीय प्रक्रम है वो उल्टा है। समझ में आ गया? यही हमने आपको ऊपर समझाया था, यहां हमने फिर बना दिया वही चीज। हमने आपको लिखाया कितना, मानसून एक चक्रीय वायु गतिकी है। ठीक, तो मानसून पवन क्या है, तो चक्रीय वायु गतिकी जिसमें क्षैतिज दाब प्रवणता के कारण जो चले वो पवन है। स्पष्ट हो गया? यदि ऋतु परिवर्तन से ये चक्रीय वायु गतिकी उलट जाए तो इसे हम मानसून कहेंगे। लिख ले, यदि ऋतु परिवर्तन से चक्रीय गति उल्टी हो जाए, उल्टी होने मतलब पलट जाए, व्युत्क्रमित हो जाए। व्युत्क्रमण मीन्स उल्टा, व्युत्क्रमित हो जाए तो इस प्रणाली को मानसून कहा जाएगा। कह दिया? चलिए, तो इफ द साइक्लिक फ्लो ऑफ एयर इज इन्वर्टेड ड्यू टू चेंज इन सीजन, यदि ऋतु परिवर्तन हो जाए तो ठंडी के बजाय गर्मी आ जाए और गर्मी के बजाय सर्दी आ जाए तो चक्रीय प्रवाह पलट जाते हैं। देन द सिस्टम इज कॉल्ड मानसून। अब अगर किसी ने पूछा आपसे एक लाइन में व्हाट इज मानसून,
आपका नथिंग एल्स, मानसून इज वेरी सिंपल, वेयर द सीजनल रिवर्सल ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स टेक्स प्लेस, दैट एरिया आर द मानसून। पहली लाइन में भी यही बताए थे, अंतिम लाइन में भी यही बताएंगे, परिभाषा तो वही रहेगी। पहले मानसून एक केवल रेखीय प्रवाह था, अब मानसून एक चक्रीय प्रवाह हो गया जब हमें ज्यादा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहारा मिल गया। सो द कंसेप्ट ऑफ मानसून हैज ग्रोन फ्रॉम अ सिंपल स्मॉल लीनियर फ्लो इनटू अ साइक्लिक फ्लो। इफ द साइक्लिक फ्लो ऑफ एयर इज इन्वर्टेड, नाउ क्लियर, तो देन द सिस्टम इज कॉल्ड मानसून। अब आप लोग जितने बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं वही हम फिर लगाते हैं। यहां आ जाएं जरा इस टॉपिक पर। अब यहां पर गर्मी बढ़े तभी तो एयर ऊपर जाएगी। तो गर्मी कहां ज्यादा बढ़ेगी? जहां साहब इंसोलेशन ज्यादा पड़े। तो ग्रीष्म ऋतु में हर जगह इंसोलेशन भारत में बढ़ जाता है, लेकिन अब आपको हमने पहला चैप्टर पढ़ाया था कि इंसोलेशन कहां ज्यादा होते हैं, उष्ण कटिबंध में या उपोष्ण कटिबंध में। प्रोबेबली अब आपका आंसर होगा हाईएस्ट इंसोलेशन फॉल्स इनटू सब ट्रॉपिकल बेल्ट। सबसे ज्यादा इंसोलेशन उपोष्ण कटिबंध में गिरता है। फिर आपको याद आया होगा कि इंसोलेशन कौन ज्यादा प्राप्त करता है, पर्वत या पठार या मैदान। तो मैदानों की ऊंचाई कम है तो इन्हें कम मिला, पर्वत ऊंचे ज्यादा हैं तो ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन पर्वत ने अपने हाथ ऐसे कर लिए। तो अगर हम ऐसे हाथ कर लेंगे, कॉनिकल शेप में जोड़ लेंगे और हम पानी पीना चाहें या इंसोलेशन धारण करना चाहें तो कम धारण कर पाएंगे ऐसे करके। लेकिन अगर हम ऊंचाई बढ़ाएं और हाथ ऐसे कर लें तो ज्यादा मिलेगा। तो जो पठार होते हैं, प्लेटे जो होते हैं, वो फ्लैट होते हैं और ऊंचे होते हैं, इसीलिए पठारों पर हमें इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा। तो अब भारत के अगर हम उत्तर में जाएं तो सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण क्षेत्र है, इंसोलेशन ज्यादा होगा। लेकिन हिमालय पर इंसोलेशन ज्यादा नहीं होगा, तिब्बत पर होगा, क्योंकि तिब्बत पठार है। ऐसा किसने सोचा? भारत के जलवायु वैज्ञानिक मिस्टर पी कोटेश्वरम ने। स्पष्ट हुआ? कुछ बात समझ में आई? ठीक। कोटेश्वरम ने कहा कि गर्मी में तिब्बत ज्यादा गर्म होगा और तिब्बत से ही वायु ऊपर की ओर उठेगी तो तिब्बत पर लो प्रेशर बन जाएंगे। और जब तिब्बत पर लो प्रेशर बनेंगे तो यहाँ की वायु नीचे से चलती हुई ऊपर गई तो ऊपर हाई प्रेशर हो जाएंगे, और हाई प्रेशर से विंड हमेशा दूर भागती हैं, यहाँ डाइवर्जेंस होता है ऊपर। तो अब ये जो तिब्बत का लो प्रेशर है, अब वो सागर से पवन अपनी ओर खींचेगा, यही समर मानसून होगा। अब देखें, सर्दियां ले आए तो जो सरफेस एरिया ज्यादा खुले होते हैं तो पठार ज्यादा ऊंचे भी हैं और खुले भी हैं, तो यही पठार अब बहुत जल्दी से विंटर में ठंडा होगा, लो टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर लो हुआ तो ऊपर की वायु नीचे आएगी, हाई प्रेशर। तो ऊपर लो प्रेशर होंगे तो अब ये पवनों को ऊपर क्षोभमंडल में अपनी ओर खींचेगा और यहां धरातल पर ये पवनों को भगाएगा। तो इधर विंड भागेगी, अगर सागर की ओर ये विंड भागी तो इसे हम विंटर मानसून कहेंगे। कितना बढ़िया सिद्धांत आया, अब सबको समझ में आने लगा कि कैसे और क्या है। तो ये हमने बात किसकी बताई? तो ऐसे जरा इंडिया के मैप पर देख लें। ये है इंडियन पेनिनसुला, इधर हो गए पाकिस्तान का सुलेमान, ये हो गया ग्रेटर हिमालय, आराकान योमा, पेगु योमा। अब गर्मियां ले आओ। अब जैसे ही गर्मियां आई तो ये भारत का है क्या?
ट्रॉपिकल बेल्ट यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, आप लोगों को याद हो गया होगा कर्क रेखा, तो ये विषुवत रेखा, ये क्षेत्र गर्म हुआ। लेकिन इससे ज्यादा गर्म होगा कौन? उत्तरी भाग। अगर हमने कहा यहां टेम्परेचर हमने कह दिया 24 डिग्री सेल्सियस, तो यहां टेम्परेचर हो जाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर की ओर तापमान ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हिमालय में टेम्परेचर बहुत कम होंगे। लेकिन यहां आ गए तो जैसे इस इलाके को पार किया तो तिब्बत है। व्हाट इज दिस लैंड? ऑल ऑफ यू नो दिस इज तिब्बत। अब तिब्बत कैसा है? अब यहां डायग्राम थोड़ा बना लें, क्योंकि बहुत से लोग इंसोलेशन वाला चैप्टर भूल गए होंगे। ये हिमालय है, ये तिब्बत है। अब इंसोलेशन किसे ज्यादा मिलेगा? तिब्बत को, क्योंकि ये फ्लैट टॉप है। हाई इंसोलेशन, ये सूर्य की किरणें हैं, ये वायु नहीं है। तो अब ये तिब्बत को ज्यादा इंसोलेशन मिलेगा, तो तिब्बत से वायु ऊपर उठेगी, तो यहां क्या बन जाएंगे? लो प्रेशर। और जैसे ही लो प्रेशर बना धरातल पर, तो अब यहां क्या बनने शुरू हो जाएंगे? चक्रवाती दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो लो प्रेशर के चारों ओर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होंगे? चक्रवात। और चक्रवात से अब जो पवन प्रणाली विकसित होगी, कैसे घूमते हैं उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यस, ये समझ में आया। तो यहां क्या हो गया? हाई टेम्परेचर, तो लो प्रेशर किस पर? तिब्बत पर। और तिब्बत के लो प्रेशर से अब यहां चक्रवाती प्रवाह शुरू हो गए। यही तो मानसून विंड्स हैं। कौन से मानसून विंड्स हैं जो धरातल पर चल रहे हैं? समर मानसून। विंड्स मतलब धरातल पर क्षैतिज पवन। कैसे होते हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लगभग अक्षांशों के समानांतर। इसीलिए मानसून पवनें भूस्थैतिक पवनें होती हैं। ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं। जियोस्ट्रॉफिक बताया था कि जो अक्षांशों के लगभग समानांतर हो जाएं। स्पष्ट हुआ? ये किस सीजन की बात है? ये उस सीजन की बात है जब सूर्य किस पर चमक रहे हैं? कर्क रेखा पर, यानी समर सीजन, जैसे समर मानसून। अब हम यही सिस्टम उलट लें, अब हम विंटर ले आए, तो अब विंटर में यही तिब्बत तेजी से कैसा होगा? ठंडा होगा। यही तिब्बत है। तिब्बत जब ठंडा हुआ, लो टेम्परेचर है, तो हाई प्रेशर है। अब इस तिब्बत के हाई प्रेशर के बदौलत अब प्रतिचक्रवाती प्रवाह शुरू हो जाएंगे, एंटी साइक्लोनिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। ये विंटर मानसून है। तो समर मानसून हो चाहे विंटर मानसून हो, दोनों ही जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होते हैं? वो पवनें जो अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मानसूनी पवनें व्यापारिक पवनें नहीं हैं, क्योंकि व्यापारिक पवनें आपने पढ़ी थी ऐसी ऐसी चलती हैं, डायगोनल चलती हैं। लेकिन मानसून तो ऐसे चलेगा सर्दियों में, और गर्मियों में ऐसे चलेगा। तो मानसून भूपोषित पवनें हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं, जबकि भूपोषित
जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं, जबकि व्यापारिक पवनें भूपोषित के बजाय विकर्णावत यानी डायगोनल चलती हैं। इसीलिए कुछ लोग तो अभी तक ITC-Z थियरी में कमी यही थी कि विंटर मानसून को बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जैसा हमने बता दिया था। हमने क्या जैसा था सिद्धांत वैसा बता दिया था, लेकिन जब सिद्धांत बदला तो हमने परिवर्तन किया। तो अब जो मानसून की आधुनिक खोज है, तो मानसून किस तरह की विंड में टिक करेंगे, जियोस्ट्रॉफिक, जैसे चक्रवात जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होते हैं, साइक्लोन भूपोषित पवने होते हैं, तो मानसून भी भूपोषित पवने हैं। और एक बार गर्मियों में तिब्बत निम्न वायु दाब में बदल करके चक्रवाती दशाएं उत्पन्न करता है, तो समर मानसून के समय चक्रवाती दशाएं होती हैं। समर मानसून में कैसा मौसम होता है, साइक्लोनिक कंडीशंस होते हैं। और साइक्लोनिक कंडीशंस हमने आपको रटवा दिए थे, बादल, क्लाउड्स, स्टॉर्म्स, तूफान और रेनफॉल। 3 चीजें, क्या क्या, बादल, क्लाउड्स, तूफान, जोर की हवा भी चलेगी और वर्षा भी होगी। ये है चक्रवाती दशाएं। चक्रवाती तूफान नहीं, वो गति से आप लोग हमेशा चक्रवात समझते हैं, वो आपदा होती है, वो डिजास्टर होता है। ये मौसमी दशा है। तो जब कोई पूछे चक्रवाती दशाएं क्या हैं, तो चक्रवाती दशाएं ये हैं। क्लियर? चक्रवात के समय मौसम की जो दशा है वो बतानी है। अब अगर हम विंटर मानसून पर आ जाएं, तो विंटर मानसून प्रति चक्रवाती दशा है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं। विंटर मानसून प्रति चक्रवाती दशाएं हैं। और प्रति चक्रवाती दशाओं में जो लक्षण होते हैं वो क्या होगा, सनशाइन होगा, धूप खिलेगी, वर्षा के बजाय अब भाप उठेगी, एवोपरेशन होगा। और जब एवोपरेशन हो चुका है तो अब ये सूखा सुहावना मौसम होगा। इट वुड बी ड्राई एंड फेयर वेदर। तो ड्राई और फेयर वेदर किसका लक्षण है, एंटी साइक्लोन का, यानी धूप खिलना, एवोपरेशन मतलब जमीन का सूखना, ठीक, सूखा और सुहावना मौसम हो जाता है। इसे हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। तो कुछ वैसे किसी भी जगह है, लेकिन 6 महीने जो हमारे सर्दियों के दिन हैं वो कैसे हैं, धूप खिलना और जमीन का सूखना। इसीलिए विंटर मानसून की अवधि को हम दिसंबर से लेकर जून तक की अवधि को भारत का शुष्क काल कहते हैं, और जून से दिसंबर तक की अवधि को हम भारत की चक्रवाती दशा यानी कि आर्द्रकाल कहते हैं। कोई डाउट? ये सब बात किसने सोची? एक एंगल हमने सिखाया, कौन सा, पी कोटेश्वरम ने सोचा कि अगर हम तिब्बत पर गर्मियों में लो प्रेशर की व्याख्या कर लें और सर्दियों में हम हाई प्रेशर की व्याख्या कर लें तो मानसून की क्रियाविधि हमें समझ में आ जाएगी। अब फिर और क्या हो सकता है? अब ये साफ हो सकता है कि अगर ये नीचे से ऊपर गया है, देखो अगर हम इसको तिब्बत मान लें तो यहाँ हाई प्रेशर होगा ऊपर और तिब्बत के यहाँ जमीन पर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से एक पवन इधर जाएगी पश्चिम तो दूसरी यहाँ डाइवर्जेंस, यानी कि धरातल पर चक्रवाती दशाएं तिब्बत पठार के कारण उत्पन्न हुई। तो इसी तिब्बत के कारण ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रतिचक्रवाती दशाएं उत्पन्न हो गई।
यहां वायु नीचे गई तो ऊपर यहां चक्रवाती दशाएं हो गई और नीचे प्रतिचक्रवाती दशाएं हो गई। यानी सागर पर प्रतिचक्रवाती दशाएं और भारत के जमीन पर चक्रवाती दशाएं जन्म लें, वही है समर मानसून। और विंटर मानसून धरातल पर प्रतिचक्रवाती दशाएं हाई प्रेशर और ऊपर लो प्रेशर। अब यहां सागर के ऊपर हाई प्रेशर तो सागर के ऊपर ऊंचाई पर ऊपरी भाग में प्रतिचक्रवात तो सागर के निचले भाग में चक्रवात। यानी मानसून केवल जमीन पर ही नहीं संबंधित है, मानसून जमीन से ऊपर क्षोभमंडल की छत यानी ट्रोपोपॉज तक इसका प्रभाव होता है। स्पष्ट हुआ? तो इस सिस्टम को हम लोगों ने इतना यहां समझ लिया। क्या समझा? अब एक शब्द और यहां प्रयोग किया गया है, जेट। व्हाट इज जेट? जेट स्ट्रीम क्या है, जेट धारा क्या है? तो आपको बताया था, ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह जेट धारा है। अपर एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशंस आर जेट स्ट्रीम। अब बहुत बढ़िया कंसेप्ट बना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। हमने कहा ये अर्थ सरफेस हो गया, ये वायु की ऊंचाई हो गई, ये हम इसको 3D बना दे रहे हैं। This is 3D air. यहां हम रख लें सागर को, ये भारत का प्रायद्वीप, यहां रख लें हम लोग हिमालय को, ये तिब्बत, ऐसे हो गया। तो ये इसके ऊपर की एयर है, ये तिब्बत गर्म हो गया, वायु ऊंची उठ गई, तो यहां हमने ये जो एयर बॉक्स है वो ऊंचा दिखाया है। तो यहां क्या होंगे, नीचे लो प्रेशर, तो यहां क्या होंगे, ऊपरी भाग में हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर के कारण यहां ऊपर क्या होगा, एंटी साइक्लोन होंगे, और एंटी साइक्लोन ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन प्रतिचक्रवात, और प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लियर? नीचे लो प्रेशर होगा तो यहां साइक्लोन होंगे जमीन पर, तो यहां जो विंड होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी। तो साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। दो शब्द अलग अलग हैं, क्लॉकवाइज और साइक्लोन। अब समझ में आया? तो अगर ये भारत है तो अब भारत के ऊपर कैसी पवनें चल रही होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। यही दिखाए थे यहां मैप पर, जरा देख लो।
यही समर मानसून है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम जिसको समझाना चाह रहे हैं उस कंसेप्ट पर आ जाएं। यहां आ गए तो यहां से वायु नीचे से ऊपर गई थी, तो नीचे लो प्रेशर और ऊपर हाई प्रेशर। यहां वायु क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर यहां क्या हो जाएंगे, लो प्रेशर, और नीचे यहां क्या हो जाएंगे, हाई प्रेशर। अब जब लो प्रेशर हो गए तो लो प्रेशर के कारण यहां जो पवन चल रही होगी वो चक्रीय यानी चक्रवाती होगी, तो इस जगह पर साइक्लोनिक कंडीशन है। तो यहां जो पवन चल रही होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी यहां क्लॉकवाइज है, यहां एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप कोई इमेजिनरी लाइन देखें तो ये यहां ऐसी है और फिर यहां किसी भूभाग में ऐसी होगी। अब ये जो ऐसे ऐसे जो पवन चल रही है, इसी को हम जेट, जो एयर चल रही है, यही जेट स्ट्रीम है। अब प्रश्न बनता है, अगर ये तिब्बत है तो गर्मियों में तिब्बत पर जेट धारा कैसी हो जाती है, तो आप कहेंगे जेट धारा कैसी हो गई, क्लॉकवाइज, ये गई। और सागर पर, अरब सागर पर जो जेट धारा है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी नीचे की ओर है, और यहां ये ऊपर की ओर है। अब तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये हमने कौन सा मानसून आपको दिखाया है, ये हो गया आपका समर मानसून। तो ये गई पवन ऐसे। तो अब ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। अब 3D से ज्यादा बेहतर समझ में आ गया। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जेट। तो जेट क्या हो गई, सागर पर ऐसे चली तो तिब्बत गर्म हो गया तो ऐसे चली। तो जो भूभाग गर्म हो जाएंगे वहां जेट ऐसे ऊपर की ओर उठ के चलेगी, यानी क्लॉकवाइज, और जो भूभाग ठंडे रहेंगे वहां जेट ऐसे नीचे उतर जाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। स्पष्ट हो गया। ये किसकी मैकेनिज्म हो गई, जेट की। तो इस तरह क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में वायु जो है वो प्रवाहित है, लेकिन ऐसे सर्पिलाकार प्रभाव है। कहीं पर ये ऊपर है तो कहीं पर ये नीचे है। इसी स्पाइरल फ्लो ऑफ द अपर एयर को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या लिखा है, ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह जेट धारा है, अपर एयर सर्कुलेशन इज जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम समझ में आ गया होगा कि क्या है जेट स्ट्रीम, एक सर्पिलाकार प्रवाह है। जेट धारा एक सर्पिलाकार प्रवाह है। जेट स्ट्रीम इज स्पाइरल फ्लो। कहां, ऊपरी वायुमंडल में, इन द अपर एयर। तो कहीं पर जेट साइक्लोन की तरह घूम रही है तो कहीं पर जेट एंटी साइक्लोन के रूप में घूम रही है। क्लियर हुआ। ये है जब इसी जेट पर, जब ये जापान के ऊपर प्रवाह देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसने जेट यानों को धीमा कर दिया, इसलिए इसका नामकरण जेट स्ट्रीम रखा गया। इतना ही है यहाँ ज्योग्राफी के लिए, बाकी इतिहास लोग पढ़ते रहते हैं और ज्योग्राफी की बात सुनने बताते हैं वो, क्योंकि उसमें बम वगैरह का नाम लेके दिमाग आपका डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि जेट धारा ही नहीं जानते। तो जेट स्ट्रीम इज स्पाइरल फ्लो इन द अपर
एयर, अपर एयर का ये स्पाइरल फ्लो है। लेकिन ये स्पाइरल फ्लो मौसम के अनुरूप कैसा हो जाता है, कहीं तो जेट ऊपर उठती है यानी कि क्लॉकवाइज पैटर्न मेंटेन करती है, तो कभी ये एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न मेंटेन करती है। तो ग्रीष्म काल में तिब्बत अधिक सूर्य तप प्राप्त करके धरातलीय वायु को ऊपर भेजता है। लिख लें, ग्रीष्म काल में तिब्बत क्या है, पठार है। और पठार क्या करते हैं, अधिक सूर्य तप प्राप्त करते हैं, और ऊपर से उपोष्ण कटिबंध में है तो और अधिक प्राप्त करते हैं। तो ग्रीष्म काल में तिब्बत पठार धरातलीय वायु को ऊपर उठने के लिए गर्मी यानी ऊष्मा प्रदान करता है। In the summer season, Tibet Plateau provides the heat to the air to move upward, ऊपर उठने के लिए अगर इसने हीट दे दी तो वायु अब ऊपर उठ रही होगी। क्यों हीट दे दी? बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंसोलेशन, क्योंकि सूर्य तापमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ये सब क्लाइमेटोलॉजी में आप पढ़े हैं। क्योंकि सूर्य तापमान बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हाई इंसोलेशन। क्लियर? जिससे तिब्बत की सतह पर निम्न वायु दाब ऊपर की ओर वायु गई तो निम्न वायु दाब उत्पन्न होता है। इस निम्न वायु दाब के कारण लिख ले, कंसिक्वेंटली लो प्रेशर डेवलप at the surface of Tibet अब अगर तिब्बत पर निम्न वायु दाब हो गया है तो फिर अब दक्षिण एशिया में यानी भारतीय भूभागों पर चक्रवाती प्रवाह शुरू हो जाते हैं। तिब्बत की सतह पर उत्पन्न निम्न वायु दाब साफ साफ लिख लो, दक्षिण एशिया
कुछ लोग सोचेंगे एशिया कहां से आ गया। अरे भारत दक्षिण एशिया का ही सबसे बड़ा भाग है। दक्षिण एशिया भारत और पड़ोसी देश, पर चक्रवाती पवनें चलने लगती हैं तो समर मानसून क्या है? बहुत बड़े आकार का चक्रवात है, और चक्रवात का आकार जितना बड़ा होता है उसकी चाल उतनी धीमी होती है। अगर चक्रवात हम छोटा कर दें, किसी बंगाल खाड़ी वगैरह में ले जाके इसे सीमित कर दें, तो इसका आकार उतना ही बढ़ जाएगा और इसका स्पिन फास्ट हो जाता है। और अगर उसी चक्रवात को बड़ा कर दें तो फिर वही धीमा हो जाता है। तो भारतीय मानसून सिद्धांत के अनुसार जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो एक चक्रवात है, बड़े आकार के कारण धीमा चलता है। तो ये चक्रवाती पवनें चलने लगती हैं जिन्हें ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। हो गया। अगला पॉइंट हम लोग अगर यहां पर बात करें तो क्या हुआ, तो इसे इंग्लिश में लिखा कि नहीं, तो लो प्रेशर एट द तिब्बत, एलपी लो प्रेशर एट द तिब्बत cause or create the cyclonic winds over the South Asia, means India. These are the summer monsoon. यही ग्रीष्मकालीन मानसून है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पी कोटेश्वरम कह रहे हैं, भारतीय जलवायु वैज्ञानिक। कब कह रहे हैं अभी हम बताएंगे। हो गया। अब अगर इसी सिस्टम को हम उलट लें, उलटने का मतलब है अब हम सर्दियां ले आएं, और जब सर्दियां आएंगी तो अब ये सारी चीजें, यही तिब्बत जो अभी गर्म हो गया था, अब तिब्बत तेजी से ठंडा होगा। चलो ठंडा करते हैं। ये सागर है, वही 3D बना लेते हैं। अब जमीन ज्यादा ठंडी होगी, इधर सागर है तो इधर की वायु अब ऊंची, और जमीन जब ठंडी हो रही है तो इधर की वायु नीची। 3D बना दें तो और स्पष्ट यहां भी हो जाएगा। क्लियर? अब नीचे यहां अब आप धरातल बना दें, यहां क्या भर दें? पानी। ये सागर की तली, ये भारतीय प्रायद्वीप, मैदान, हिमालय, तिब्बत बन गया। चलो अब विंटर आ गई है तो अब ये यहाँ लो टेम्परेचर होंगे, और जब लो टेम्परेचर होंगे तो ऊपर की वायु यहाँ नीचे आ रही होगी, और नीचे आएगी तो यहाँ हाई प्रेशर होंगे, तो ऊपर यहाँ लो प्रेशर होंगे। अब लो प्रेशर के कारण यहां जो अब चक्रवात उत्पन्न होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉक वाइज। तो ये घुमा दो चक्रवात, ये लो ऐसे घूमेंगे। ये जेट हो गई तिब्बत के ऊपर। तो क्या पढ़ा था? सर्दियों में जो जेट है वो नीचे आ गई, और गर्मियों में यही जेट ऊपर थी। देखो उस समय जो हाइट है जेट की लगभग 12 किलोमीटर है, और यहां इस समय जो जेट है वो
घट के कितनी रह गई है? 8 किलोमीटर है, यही जेट। लेकिन ये जेट कैसी चल रही है? क्लॉकवाइज। और गर्मियों में जेट कैसी थी? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, ये जेट यहां, क्योंकि यहां ऊपर क्या है? साइक्लोन है, तो यहां हाई प्रेशर है। तो अब यहां क्या डेवलप करेंगे? यहां से आप डेवलप करेंगे क्या? क्लॉकवाइज यानी एंटी साइक्लोनिक विंड्स। ये क्लॉकवाइज विंड्स होंगे। ऊपर कैसे थे? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां एंटी साइक्लोन है। और एंटी साइक्लोन से ये किस सीजन की बात है? दिस इज विंटर। विंटर में सागर जल्दी से ठंडा नहीं होता, जमीन ठंडी हो गई तो यहाँ वायु ज्यादा ऊंची है और इधर तिब्बत पर वायु कम ऊंचाई की है। एयर ब्लॉक दिख रहा है, तो यहाँ सागर से वायु कहाँ जाएगी? ऊपर। अब जो प्रवाह बन गया वो तो साहब यही प्रवाह है। उलट गया ना सिस्टम। और जो यहां था अभी, तब ये प्रवाह था, यही तो पढ़ रहे थे। स्पष्ट हुआ? तो समर मानसून क्या है? एक बड़े आकार का चक्रवात जो तिब्बत पर उत्पन्न निम्न वायु दाब के कारण चलता है। तो विंटर मानसून क्या है? लिख लो, शीतकालीन मानसून। बराबर क्या है? एक प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन है। यही दिख रहा है ना? किसके लिए? दक्षिण एशिया के लिए। तो विंटर मानसून इज एंटी साइक्लोन, और एंटी साइक्लोन में सूखा सुहावना मौसम रहता है, इसीलिए भारत का शीतकाल सूखा और सुहावना है। तो विंटर मानसून इज नथिंग सिंपल, इट इज एंटी साइक्लोन। और एंटी साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज। और साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉक। सब रटा हुआ, वही जो फर्स्ट पेपर में वर्ल्ड पर पढ़े थे, सब लागू कर लिया, हो गया। क्यों बना ये एंटी साइक्लोन? तो शीतकालीन मानसून प्रतिचक्रवात के केंद्र में क्या होते हैं? उच्च दबाव। लिख लें, तिब्बत पर शीतकाल में उच्च दबाव रहता है, शीतकाल में उच्च वायु दाब बनता है, हाई प्रेशर of air is formed over Tibet in winter. तो विंटर में क्यों? क्योंकि तिब्बत गर्मियों में जल्दी से गर्म हुआ था, तो सर्दियों में जल्दी से ठंडा होता है। स्पष्ट हो गया? इसलिए ये सब सिस्टम चलते हैं। अब अगर कोई ये कह दे कि, तो अब इस आधार पर मानसून का व्युत्क्रमण तो सिद्ध हो गया कि पवनें कैसे उलटती हैं तिब्बत से रिलेटेड। सागर में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो नीचे से ये जो वायु ऊपर जा रही है, या समर मानसून के समय की अगर हम बात करें, जिससे हमारी वर्षा प्रभावित होगी, क्योंकि चक्रवाती दशाएं यही हैं। मान लो सागर में यहां ऊपर से नीचे वायु आ रही है, यही तो अरब सागर है, अरेबियन सी है।
अब यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे हाई प्रेशर है तो यहाँ टेम्परेचर सामान्य रहे, अगर सामान्य टेम्परेचर के बजाय यहाँ अल्नीनो आ जाए तो अल्नीनो यहाँ के तापमान को बढ़ा देगी। अगर तापमान बढ़ा दिया अल्नीनो ने तो ऊपर से नीचे आने वाली वायु अब नहीं उतरेगी, चक्र रुकने लगेगा, और जब रुकेगा तो मानसून लेट हो जाएगा। कुछ समझ में बात आ गई? अगर ऊपर के इस हिस्से में जहां लो प्रेशर है किसी कारण से लो प्रेशर ना बन पाए और जेट प्रभावी ना हो पाए, तब भी ये मानसून प्रभावित हो जाएगा। अर्थात अब ये दृष्टिकोण डेवलप हुआ कि भारत के मानसून को केवल धरातल ही नहीं, ऊपरी वायुमंडल और महासागर तीनों प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चक्र है ये सागर यानी सी, स्थल और ऊपरी वायुमंडल तीनों में व्याप्त है। इफ एनी चेंज, अगर कहीं भी कोई एक परिवर्तन आ जाए तो मानसून अनियमित हो जाएगा, और इसीलिए भारतीय मानसून अनियमित है। ये मॉडर्न थ्योरी ने सिद्ध कर दिया। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जरा लिख लें हम लोग, तो जेट थ्योरी कहती क्या है कि मानसून एक चक्रीय प्रवाह है। जेट थ्योरी, जेट सिद्धांत, मानसून एक चक्रीय प्रवाह है जो मुख्यतया तिब्बत के ऋतुवतीय, ऋतु मतलब गर्मी सर्दी, रोज की घटना नहीं, 6-6 महीने का अंतर, ऋतुवतीय तापांतर तथा दावांतर द्वारा नियंत्रित है। यही तो पढ़ाया है। तो मानसून इज अ साइक्लिक फ्लो ऑफ एयर विच इज कंट्रोल्ड बाय seasonal variations into surface temperature and pressure of the Tibet. यही है, तिब्बत गर्म हो गया गर्मी में तो लो प्रेशर, तो भारत पर चक्रवाती पवने यानी वर्षा बादल शुरू हो गए, यही समर मानसून है। तिब्बत ठंडा हो गया तो भारत पर प्रतिचक्रवाती पवने यानी सूखा मौसम आ गया। 6-6 महीने ये चलता रहता है, और गर्मी में एंटी क्लॉकवाइज पवन यानी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी इधर की ओर, और सर्दियों में पवन क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम की ओर अयनवर्ती पवने यानी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स चलते हैं। और जब जियोस्ट्रॉफिक विंड्स चलते हैं तो मानसून बहुत सारी समस्याएं मानसून की खत्म हो गई आधुनिक सिद्धांत से। लेकिन मुख्यतया कहा गया है, मेनली ये चीज है, इसका मतलब है ऊपरी वायुमंडल और महासागर भी इसे प्रभावित करते हैं मेनली। तो अब क्या लिखना है कि ऊपरी वायुमंडल प्रवाह, क्या बोले हैं इसको हम लोग, जेट
तथा महासागरीय प्रवाह, महासागरीय प्रवाह मतलब अल नीना और सदर्न ओशन ENSO, भी प्रभावित करते हैं। अगर सागर में गड़बड़ी हो जाए, तापमान जैसा होना चाहिए उससे कम ज्यादा हो जाए तो मानसून प्रभावित हो जाएगा, और ऊपर के एयर में भी अगर हीट का एक्यूमुलेशन कम ज्यादा हो जाए तब भी ये प्रभावित हो जाएगा, जबकि कहीं ना कहीं गड़बड़ होती रहती है, इसीलिए मानसून अनियमित रहता है। तो ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह यानी जेट तथा महासागरीय प्रवाह भी प्रभावित करते हैं, प्रवाह भी प्रभावित करते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, लिख लें। सो द अपर एयर फ्लो दैट इज जेट, वही स्पाइरल, एंड सी सरफेस फ्लो El Nina and Southern Oscillation ENSO also influence it, इसको प्रभावित कर देते हैं। हो गया? यही कारण है कि मानसून अत्यधिक अनियमित है। यही कारण है, एक एक नहीं, तीन तीन मंडल इसको नियंत्रित कर रहे हैं, स्थल, जल और वायु। यही कारण है कि, और जिसके तीन तीन गार्जियन हो तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मानसून इज अ स्मॉल किड्स विच इज बीइंग ट्रेन्ड बाय द सो मैनी गार्जियंस और वेल विशर्स। तो यही कारण है कि मानसून अनियमित हो जाता है। क्लियर? तो अब मानसून जो है वो अनियमित हो गया, और मानसून के अनियमितता का कारण जेट हो सकती है या अल नीनो हो सकती है। इसका मतलब अब चाहिए वैज्ञानिकों का एक पूरा दल एक तिब्बत को साल भर या कई साल तक देखे कि कैसे इसके टेम्परेचर घटते बढ़ते हैं, प्रेशर कैसे घटते बढ़ते हैं। एक दल सागर में हो जो वहां पर ला नीना अल नीना को देखे। तो वैज्ञानिकों का एक दल होना चाहिए। यही काम 1970 के दशक में भारतीय जलवायु वैज्ञानिक और रूसी जलवायु वैज्ञानिकों ने मिलकर एक साथ किया। The joint venture of Indian climatologist and Russian climatologist was launched in the 1970s, known as MONEX. तो जब इतनी चीजें प्रभावित करती हैं तो भारतीय मानसून का बड़े पैमाने पर अध्ययन होना चाहिए, और इसके लिए 1970 के दशक में मोनेक्स चला था। कहेंगे व्हाट इज दिस मोनेक्स? नथिंग, वेरी सिंपल, मानसून एक्सपीडिशन। एक्सपेडिशन, मानसून अभियान। तो ये कोई सेना नहीं थी, लेकिन हाँ, सागर पर क्या क्या परिवर्तन आते हैं इसको देखने के लिए हमें रूस की नेवी की मदद लेनी पड़ी थी, और रूस के साइंटिस्ट भी थे और भारतीय साइंटिस्ट भी थे। तो ये क्या है? द ज्वाइंट वेंचर ऑफ Indian and Russian
climatologist to explore the mechanism of Indian monsoon. ये है, और इसी को लोग सबसे पहले बताना शुरू करते हैं। ये तो निष्कर्ष है। तो भारतीय मानसून की क्रियाविधि को अन्वेषित करने के लिए इन 1970s 1970 के दशक में 1970 के दशक में भारतीय तथा रूसी जलवायु वैज्ञानिकों का एक संयुक्त प्रयास या उद्यम, वेंचर को उद्यम भी कहते हैं, ताकि मानसून की यानी भारतीय मानसून की क्रियाविधि का अन्वेषण किया जा सके। तो इन द 1970s द इंडो-रशियन climatologist, actually the joint venture of the climatologist of the two countries, India and Russia, was launched in 1970s to explore the mechanism of Indian monsoon. अब स्थल, जल, वायु तीनों मंडलों का विशद अध्ययन किया गया। तो ऊपरी वायुमंडल का जब अध्ययन किया तो जेट थ्योरी, और जब महासागरीय का अध्ययन किया तो ENSO थ्योरी, और स्थल मंडलीय का किया तो तिब्बत फैक्टर का खुलासा हुआ। तो मानसून को तीनों मंडल मिलकर के प्रभावित करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून इज कंट्रोल्ड बाय ऑल द थ्री स्फीयर्स। लिख दो। तो आधुनिक सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है? व्हाट इज कंक्लूजन? निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है? ऑल द थ्री स्फीयर्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, jointly control the mechanism of Indian monsoon भारतीय मानसून को तीनों मंडल, कौन कौन? वायुमंडल का ऊपरी भाग, स्थलमंडल, जलमंडल नियंत्रित करते हैं। तो यदि किसी कारण से किसी भी एक मंडल में अगर सामान्य के बजाय असामान्य दशाएं हो जाएं तो भारतीय मानसून विचलित हो जाता है।
यदि किसी कारण से किसी एक मंडल में असामान्य दशाएं उत्पन्न हो जाएं, तो भारतीय मानसून विचलित हो जाएगा। If any abnormal condition arise into any of the three spheres, Indian monsoon would be disturbed। तो भारतीय मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसा हमने कहा कि अगर तिब्बत पर गर्मियां बढ़े और हिमानियां पिघलने लगे तो जो गर्मी थी जो वायु को ऊपर उठा रही थी वो हिमानियों को पिघलने में खर्च होने लगेगी, तो मानसून के लिए लो प्रेशर नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए और ग्लोबल वार्मिंग से तिब्बत की हिमानियां पिघलने लगे तो ग्रीष्मकालीन मानसून कमजोर हो जाएगा। लिख लो। जैसे अब आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, किसी को भी प्रश्न पूछा जाए अब आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द डीग्लेशिएशन एट तिब्बत ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। द डीग्लेशिएशन एट तिब्बत due to global warming। जैसे वैश्विक ऊष्मन के कारण तिब्बत की हिमानियों का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मन के कारण तिब्बत की ग्लेशियर्स यानी हिमानियों का पिघलना। और जब हिमानी पिघलेगी तो ऊपर पहाड़ी से उतर करके नीचे आएगी और बर्फ अगर नीचे पहुंच रही है तो तिब्बत की सतह को गर्म नहीं होने देगी। हिमानियों का पिघलना ये डीग्लेशिएशन। और गर्मी में अगर ये ग्लेशियर्स पिघल जाएं, एक सीमा तक ही पिघलते हैं, ऊपर बने रहते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से ये और पिघल रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, तो साहब भारतीय मानसून पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा, पिघलना, जिससे ग्रीष्मकालीन मानसून लेट हो जाता है क्योंकि लो प्रेशर कम पड़ेगा। और तिब्बत पर जितना लो प्रेशर होगा मानसून का उतना ही खिंचाव उत्तर की ओर होगा, जिससे ग्रीष्मकालीन मानसून दुर्बल पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है और बारिश कम हो जाती है। और बारिश कम हो जाएगी तो भारत पर सूखा प्रवणता बढ़ जाएगी, एक कारण। दूसरा,
अगर सागर में तापमान बढ़ जाए यानी सागर में अल्नीना आ जाए तो ग्रीष्म काल में सागर के सामान्य तापमान होने चाहिए और सामान्य तापमान दशा को हम ला नीना कहते हैं। और ला नीना के बजाय अल्नीनो हो जाए तब भी गड़बड़ हो जाएगा। लिख लें। नंबर 2, उत्तरी हिंद महासागर में ला नीना ठंडी धारा के बजाय ग्रीष्म काल में गर्म धारा, याद आ गया होगा जब महासागर में लानीना अल्नीना पढ़ाए थे, इसीलिए पढ़ाए थे कि इसको जोड़ लेना। ग्रीष्म काल में गर्म धारा, कौन सी गर्म धारा? अल्नीनो वॉकर सेल पढ़ाए थे। अल्नीनो उत्पन्न हो जाए। भारतीय मानसून यानी ग्रीष्मकालीन मानसून कमजोर हो जाएगा, लेट हो जाएगा। विलंबित हो जाएगा, लेट हो जाएगा। If the La Nina of North Indian Ocean is replaced by La Nina, normal condition, is replaced by El Nina, means warm water current, abnormal condition. Then summer monsoon would be slow or late. क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, तिब्बत गर्म हो, सागर नॉर्मल रहे ताकि ऊपर की वायु नीचे बैठ सके। अब यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, अल्नीना चलने लगे तो अल्नीना इसको रोक देगी, यहाँ के हाई प्रेशर को नष्ट कर देगी। और हाई प्रेशर जितना कम पड़ जाएगा, समरकालीन मानसून उतना ही धीमा चलेगा। अब बात जरा समझ में आ रही है। अब एक और ऐसे ही महासागरीय कई कारक होते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल होता है, भारतीय द्विध्रुव होता है। ये भारतीय द्विध्रुव क्या है? हिंद महासागरीय द्विध्रुव, इंडियन ओशन डाइपोल। हम थोड़ा यहाँ मैप बना लें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अफ्रीका, रेड सी, अरेबियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा। इतने से आप लोग समझ जाएंगे। इक्वेटर, अगर हमने कहा अगर समर सीजन है तो आपको याद होगा यहां ठंडी धारा बहती है, सोमाली करेंट, इसीलिए कहा था सब पढ़ा चुके हैं, याद नहीं है। जहां ठंडी धारा होगी यहां क्या होगा? हाई प्रेशर।
क्लियर। यहाँ कोई ठंडी धारा है नहीं इंडोनेशिया के पास, तो यहाँ नॉर्मल प्रेशर यानी रिलेटिवली लो प्रेशर। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में हिंद महासागर के एक ओर हाई प्रेशर तो दूसरी ओर लो प्रेशर होते हैं। इसी अवधारणा को हम हिंद महासागरीय द्विध्रुवता कहते हैं। लिख लो, हिंद महासागरीय द्विध्रुवता। इंडियन ओशन डाइपोल, डाई मीन्स दो, पोल मीन्स ध्रुव, द्विध्रुवता, दो ध्रुव होते हैं। एक है यहाँ सोमालिया तट पर, ये सोमालिया देश है, इसलिए यहाँ करंट का नाम सोमाली करंट। तो हिंद महासागरीय द्विध्रुवता क्या हुआ, विषुवत रेखीय या विषुवत रेखा पर विषुवत रेखीय प्रदेश में हिंद महासागर के एक तट पर उच्च वायु दाब तो विपरीत तट पर निम्न वायु दाब। बना रहता है, एक ओर हाई तो दूसरी ओर लो रहता है। इसी संज्ञान को जब से ये पता लगा, इसी संज्ञान को हिंद महासागरीय द्विध्रुवता कहते हैं। अब अगर हमने कहा कि हिंद महासागरीय द्विध्रुवता है, यहाँ हाई प्रेशर है और ये साफ चल रहे हैं इंडियन मानसून का जियोस्ट्रॉफिक सर्कुलेशन, ये चल रहा ना इंडियन मानसून। अब यहाँ हाई प्रेशर तो यहाँ लो प्रेशर। अब इसके कारण ये विषुवतीय पछुआ पवन चल जाए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कौन सी पवन चल जाए, विषुवतीय पछुआ पवन चल जाए। इसी को हम इक्वेटर पर पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली पवन यानी इक्वेटोरियल वेस्टर्ली चल जाए। पश्चिम से आई तो वेस्टर्ली, जितनी जोर से इक्वेटोरियल वेस्टर्ली चलेगी उतना ही ये भारतीय मानसून के पहिए को धक्का देगी और फास्ट कर देगी। अब समझ में आ रहा है। तो इंडियन ओशन डाइपोल जो है अगर स्ट्रांग हो जाए यानी ये बढ़ जाए, तो ये पॉजिटिव हो जाए, तो भारतीय मानसून समय के पहले आ जाएगा। सामान्य रहे तो समय पर आ जाएगा और उलट जाए तो लेट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडियन ओशन डाइपोल। अब इंडियन ओशन डाइपोल में अब अगर हम ये कह दें कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो जरा आप गड़बड़ समझ लें क्या हो सकती है। यही है इंडियन प्रायद्वीप पेनिनसुला, ये अफ्रीकन हॉर्न, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, इक्वेटर। अब समर मानसून चलता है जिससे हमें बारिश का पानी मिलता है, ये चल रहा है
अभी आपने पढ़ा एंटी क्लॉकवाइज चलता है तिब्बत के लो प्रेशर के कारण। अब यहां पर ये गर्म हो जाए, धारा सोमाली गर्म ना रहने पाए, सॉरी ठंडी ना हो के ये गर्म हो जाए, यहाँ हाई टेम्परेचर तो यहाँ लो प्रेशर। अब यहाँ क्या हो जाएंगे, लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर। अब इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज चल देगी, ये आएगी। जब ये इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज इधर से चलेगी तो चलने वाले इस मानसून को अब ये रोकेगी। मानसून ऐसे चलना चाहेगा और इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज रोकेगा। ये भी द्विध्रुवता है, इसे हम निगेटिव डाइपोल कहते हैं। और इससे पहले वाले को हम पॉजिटिव डाइपोल कहते हैं। क्लियर? अगर अल नीनो बढ़ती हुई चली आए गर्म धारा, तो अगर अल नीनो इधर से ये गर्म धारा चल रही है तो इसके टेम्परेचर को बदल देगी, सोमाली धारा को भी गर्म कर देगी, तो निगेटिव डाइपोल इंपैक्ट हो जाएगा। तो अल नीनो अगर हिंद महासागर में प्रवेश करती है तो मानसून लेट हो जाएगा। मान लो अल नीनो को भी रोक सकता है। कब? अल नीनो यहाँ प्रशांत में उत्पन्न हुई, जैसे 97-98 में हुआ था। अल नीनो इधर आना चाह रही थी, लेकिन इस पॉजिटिव डाइपोल ने उसको यहीं रोक दिया और भारतीय मानसून पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब बात आती है कि भारत में मानसून मुख्य जो है वही वर्षा कराता है, तो वर्षा के लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक, तो कई चीजें यहां नोट करनी है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रमुख मेजर फैक्ट्स जो हम लोगों ने आज पढ़े हैं। तो व्हाट आर मेजर फैक्ट्स रिलेटेड विद इट? फर्स्ट, क्या है मेजर फैक्ट? कि अगर गर्मियों में तिब्बत पर कैसी जेट स्ट्रीम होनी चाहिए, साइक्लोनिक या एंटी साइक्लोनिक? तो मानसून खुद गर्मी में साइक्लोन है, तो ऊपर की जेट कैसी होनी चाहिए? एंटी साइक्लोनिक। देख लिया। ग्रीष्म काल के समय, ग्रीष्म काल में तिब्बत पर बारह किलोमीटर की ऊंचाई पर एंटी साइक्लोनिक, सॉरी हाँ, एंटी साइक्लोनिक प्रतिचक्रवाती जेट होती है। एंटी साइक्लोनिक जेट होती है। तो इन द समर सीजन एंटी साइक्लोनिक जेट डेवलप ओवर द तिब्बत एट द 12 किलोमीटर हाइट। डायग्राम बना हुआ है, जिससे भारतीय सतह पर साइक्लोनिक पवनें यानी वर्षा लाने वाली पवनें चलती हैं। विंड्स चलते हैं। इन द समर सीजन तो तिब्बत में जेट ऊपर उठ करके किस में बदल जाती है? एंटी साइक्लोन में। तो नीचे जमीन पर साइक्लोन। तो उल्टा हो जाता है कब? शीतकाल में। तिब्बत के ऊपर कम हाइट पर 6 से 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर की हाइट तक मैक्सिमम साइक्लोनिक जेट जन्म ले लेते हैं, और जिससे कि भारत पर एंटी साइक्लोन हो जाता है और बारिश कम होती है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अब बात इसकी आती है, वो क्या है मामला? भारत में वर्षा वितरण। भारत में
वर्षा वितरण, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, भारत में वर्षा वितरण। वर्षा को किससे दिखाते हैं? समवर्षा रेखा यानी कि आइसोहाइट से। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब हमें अगर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन समझना है तो भारत का मैप बना लें। इतना बहुत है यहाँ, चाहते तो इतना भी ना बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया बॉर्डर रीजन, इतना बन गया। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में जो वर्षा का इलाका है वो ये है और ये है। इन सबको अगर हम दिखाएं तो ये जो वर्षा रेखा है ये 300 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है और यहाँ भी ये वर्षा बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ तो 600 भी पार हो जाता है। यहाँ अगर जाते हैं तो ये लाइन है, ये 200 सेंटीमीटर है और जो ये लाइन है ये 100 सेंटीमीटर है। ये लाइन है ये 50 सेंटीमीटर है, सब आपको पढ़ा चुके हैं। ये 25 सेंटीमीटर है। इधर जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती ये हिमालयी क्षेत्र हैं। यहाँ पर फिर हिमालय का छाया क्षेत्र पड़ता है, फिर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाती है। यानी भारत में अगर हम लोग कहें तो कितने प्रकार की यहाँ पर आर्द्रता पेटियां हैं, तो इन सब में भारत में जो वर्षा वितरण को जो प्रभावित करते हैं वो हमें 5 पेटियां पढ़नी है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो क्या बताया कि पश्चिमी घाट, ये देखो, पवन प्रणाली और हिमालय क्षेत्र। अब इन सब में हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ रखा है, तो यहां बहुत ज्यादा वर्षा है। किसके बदौलत? विंडवार्ड डायरेक्शन। तो यहां पवन चढ़ते हुए वर्षा कराएंगी, यहां शैडो जोन होगा तो यहां पर वर्षा कम होगी। तो भारत की भू आकृतियां कौन कौन वर्षा वितरण को प्रभावित करता है? तो लिख लें, भारत में आर्द्रता की 5 पेटियां पाई जाती हैं। ऑल द 5 belts of humidity are found in India। भारत में 5 वर्षा पेटियां मिलती हैं। पता है कौन सी? वेट किसको कहते हैं? अति आर्द्र, जहां वर्षामान 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। तो अति आर्द्र इलाके भारत में क्या क्या है? भारत का पश्चिमी तट, कौन कौन तट ये भी पड़े हुए हैं आप, कोंकण और मालाबार। 2 तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विच रिसीव्स वेरी हाई रेनफॉल, इट इज द वेस्टर्न कोंकण एंड मालाबार। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत का उत्तरी पूर्वी भाग, मेघालय
मिजोरम, मणिपुर, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा है। तो उत्तरी पूर्वी भाग और अंडमान निकोबार, 3 ऐसे इलाके हैं भारत के जहां अतिआर्द्र वर्षा होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा है। अब बात आती है भारत में आर्द्र यानी ह्यूमिड इलाके कौन कौन से हैं जहां वर्षा 100 और 200 के बीच है। सौ से 200 सेंटीमीटर के मध्य, इन सबको देखें तो यह है भारत का पूर्वी भाग, यही है 100 सेंटीमीटर वाली रेखा, ये है 200। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर्द्र, भारत का पूर्वी भाग तीसरी उप-आर्द्र सब ह्यूमिड, पचास से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी। कितनी? 50 से 100। यस, मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का अधिकांश भाग, तो उत्तर में ये पंजाब से लेकर के दक्षिण में बेंगलोर पठार तक ये है। SH सब ह्यूमिड, H ह्यूमिड, W वेट। तो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया जो बेल्ट है वो सब ह्यूमिड है। देन सेमी एरिड, अर्ध शुष्क, सब पढ़ चुके हैं आप लोग, बस रिवाइज करा रहे हैं। सेमी एरिड किसके बीच होता है? अर्ध शुष्क जलवायु, 2 वर्षा रेखाएं आइसोआइड्स होंगी, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वार्षिक। इट इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र से लेकर के कर्नाटक का उत्तरी भाग यानी दक्कन प्लेट्यू और इधर पूर्वी राजस्थान। तो मुख्य भाग है पूर्वी राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान, कुछ MP, सम पार्ट ऑफ MP, महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक। अब जब ये सेमी एरिड है तो घास होगी तो यहाँ टाइगर बहुत मिलेंगे, और पूरा गुजरात। ये है भारत का सेमी एरिड बेल्ट। मैप पर देख लें, यह है भारत का अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये सब पूरा। तो यहां उत्तर में भारत में स्टेपी जैसी जलवायु मिलेगी जिसे हम सवाई बोलते हैं। यहाँ दक्षिण में सवाना जैसी जलवायु मिलेगी। तो सवाई से सवाना तक यही भारत की टाइगर लैंड है, जिसे आप लोग कहाँ पढ़ेंगे? इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में। अब बच गया भारत का बिल्कुल शुष्क इलाका जहां वर्षामान बहुत कम है। 2 हैं, एक तो ट्रांस हिमालय का लद्दाख क्षेत्र और दूसरा थार डेजर्ट। सॉरी, तो लिख लें शुष्क पेटी, एरिड। और एरिड यानी शुष्क क्षेत्र कहाँ होते हैं?
जहां वर्षामान 25 सेंटीमीटर से कम है, तो भारत में दो हैं। एक तो लद्दाख, वहां तक मानसून नहीं पहुंचता क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ से ज्यादा है ये, और दूसरा है थार डेजर्ट, क्योंकि अरावली इसके मार्ग में अवरोध नहीं लाता, वो भी उत्तर पश्चिम फैला हुआ है, तो यानी थार डेजर्ट। ये है हमारा कोल्ड डेजर्ट, कौन? लद्दाख। थार है वार्म डेजर्ट। झंझट खत्म हो गया। अब आप लोगों की जितने कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी हैं हमने फिनिश कर दिए। अब आपके रिसोर्सेस हैं, आपदाएं हैं, रिसोर्सेस में आपके फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल्स, ये सब आप लोग कहां पर पढ़ते हैं? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने वाले कारक यानी कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, ये भी सब वहां पर पढ़ते हैं। सो नाउ आवर स्कोप इज गोइंग टू बी लिमिटेड। अब चूंकि ये सब सबसे संबंधित हैं, किससे? विद द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, तो अब बीच में जहां जो चर्चा होगी तो वो आपको नोट्स पहले मिल जाएंगे, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। सो द सिलेबस by the today is going to be covered and finished, that is given into commission। तो आयोग के अनुसार जितना सिलेबस होना चाहिए वो हमने आपको प्री और मेंस के हिसाब से जो ज्योग्राफी का है वो फिनिश हो गया। अब जो बचता है वो सोशियो इकोनॉमिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, जिसे सोशियो इकोनॉमिक पार्ट को हम लोग इन्वायरमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत? पर्यावरण। सो बेस्ट ऑफ लक and wait for the few assignments given to you in the written। कुछ असाइनमेंट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे जिन्हें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो टिल टुडे योर कोर ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। थैंक यू।